कल्पना कीजिए दोपहर के 3 बज रहे हैं, सिर में एक अजीब सा भारीपन है और मतलब हल्का हल्का दर्द शुरू हो चुका है। ऐसे में कोई भी आम इंसान सबसे पहले क्या सोचता है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि शायद आज स्क्रीन के सामने ज्यादा वक्त बिता लिया है या फिर ऑफिस का स्ट्रेस कुछ ज्यादा ही है ना? और फिर एक पेन किलर ली जाती है या एक कड़क कॉफी का सहारा लिया जाता है। बिल्कुल, यही हमारा सबसे आम रिएक्शन होता है। लेकिन क्या हो अगर वो सिर दर्द ऑफिस के स्ट्रेस का नतीजा ना होकर वास्तव में आपके दिमाग के मतलब कुछ मिलीमीटर सिकुड़ने का संकेत हो? ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? क्या हो अगर वो दर्द आपके दिमाग की नसों का खिंचाव हो जो बस एक ग्लास साधारण पानी के लिए तरस रही हो? चलिए आज की इस गहरी चर्चा में हम इसे ही समझते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हमारे पास आज एक बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट है, डे 4 साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। आज का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे हम लोग पानी की कमी जैसी इतनी सामान्य सी बात को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि ये धीरे धीरे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। सही कहा आपने। और देखिए, ये चर्चा केवल ये जानने के लिए नहीं है कि हमें पानी पीना चाहिए, वो तो मतलब हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, वो तो सबको पता है। असल बात यह है कि हमें डिकोड करना है कि शरीर किन किन तरीकों से मदद मांगता है। ये अलार्म सिस्टम वाकई बहुत रहस्यमयी और सटीक है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्यास लगना ही पानी की कमी का पहला संकेत है। हाँ, मतलब प्यास लगी तो पानी पी लिया। और यही पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो जब तक किसी को स्पष्ट रूप से प्यास का एहसास होता है, तब तक शरीर अंदर ही अंदर एक बड़े जल संकट से जूझना शुरू कर चुका होता है। अच्छा, मतलब प्यास लगना कोई शुरुआती संकेत नहीं है? बिल्कुल नहीं। प्यास कोई शुरुआती चेतावनी नहीं है, बल्कि ये एक लेट स्टेज इमरजेंसी कॉल है। होता क्या है कि जब हमारे खून में पानी का स्तर गिरता है तो खून में मौजूद कणों का घनत्व बढ़ जाता है। खून थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। हाँ, और दिमाग के एक खास हिस्से में मौजूद ऑस्मोरिसेप्टर्स जी, ये एक तरह के सेंसर्स होते हैं। ये इस बढ़े हुए घनत्व को तुरंत भांप लेते हैं और तब जाकर वे प्यास का सिग्नल भेजते हैं। मतलब नुकसान पहले ही शुरू हो चुका होता है। अरे वाह ये तो बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन की बैटरी के उस 5% वाली वार्निंग अलर्ट की तरह है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। मतलब जब तक स्क्रीन पर वो लाल रंग का अलर्ट फ्लैश होता है, तब तक फोन फुल चार्ज की स्थिति से बहुत दूर होता है और वो किसी भी पल शटडाउन हो सकता है। एकदम सही बात है। जब प्यास लगती है तब तक शरीर भी उसी 5% वाले सर्वाइवल मोड में जा चुका होता है। तो अगर हम इस 5% वाले अलर्ट से पहले के संकेतों की बात करें तो शरीर असल में किस तरह से अपनी बात कहने की कोशिश करता है? शुरुआती घंटी क्या है? यहीं पर शरीर की राशनिंग या कटौती की प्रक्रिया शुरू होती है। राशनिंग? हाँ, जैसे किसी शहर में पानी की कमी होने पर प्रशासन सबसे पहले क्या करता है? वो गैर जरूरी इलाकों की वाटर सप्लाई काट देता है ना? हाँ। ताकि अस्पतालों और जरूरी जगहों पर पानी बच सके। ठीक वैसे ही शरीर भी एक स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करता है। इसका सबसे स्पष्ट और शुरुआती संकेत है मुंह का सूखना या लार का कम बनना। तो मुंह का सूखना प्यास से पहले आता है? जी, लार या जिसे हम सलाइवा कहते हैं, वो लगभग 99% पानी से बना होता है। जब शरीर को लगता है कि खून में पानी कम हो रहा है, जो कि हृदय और मस्तिष्क को चालू रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तुरंत लार ग्रंथियों को पानी की सप्लाई कम करने का निर्देश देता है। सच बताऊं तो हम अक्सर इसे मतलब मौसम की गर्मी या ज्यादा तीखा खाना खाने का नतीजा मानकर टाल देते हैं। बिल्कुल, लोग अक्सर ये सोचते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि शरीर ने जानबूझकर मुंह की नमी को छीना है ताकि किसी ज्यादा महत्वपूर्ण अंग को बचाया जा सके। ये शरीर का अपने आप में एक सर्वाइवल मोड है। एकदम सही। और इस सर्वाइवल मोड का एक और बहुत ही विजुअल मतलब देखने योग्य अलार्म है जो हमारी किडनी से जुड़ा है, जो यूरिन का रंग बदलता है, राइट? हाँ, किडनी हमारे शरीर का मुख्य फिल्ट्रेशन प्लांट है। हाँ। आमतौर पर एक स्वस्थ इंसान की किडनी दिन भर में करीब 180 लीटर तरल पदार्थ को फिल्टर करती है। 180 लीटर? बाप रे। जी, और उसमें से ज्यादातर हिस्सा वापस खून में सोख लिया जाता है। लेकिन जब पानी की कमी होती है तो दिमाग एक खास हार्मोन रिलीज करता है जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या ADH कहते हैं। ओके, तो ये हार्मोन क्या करता है? यह हार्मोन किडनी को एक स्पष्ट संदेश देता है कि बाहर पानी कम है
इसलिए हर एक बूंद को वापस खींच लो। ओहो, इसका मतलब है कि शरीर से जो वेस्ट या कचरा बाहर निकलना चाहिए उसके लिए पर्याप्त पानी ही नहीं बचता। यही सबसे बड़ी समस्या है। किडनी पानी को तो वापस खून में भेज देती है, लेकिन उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। पानी कम होने के कारण ये अपशिष्ट पदार्थ बहुत अधिक केंद्रित या कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं और इसी वजह से यूरिन का रंग गहरे पीले या एम्बर रंग में बदल जाता है। मतलब ये कोई मौसम का असर नहीं है, सीधा सीधा केमिकल रिएक्शन है। जी, या कोई संयोग नहीं है। गहरे रंग का यूरिन शरीर का वो लाल झंडा है जो साफ साफ बता रहा है कि किडनी एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में काम कर रही है। उसे उस कचरे को घोलने के लिए तुरंत पानी की जरूरत है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक साधारण सा रंग का बदलाव मतलब अंदर चल रहे एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुए वो संकेत जो बाहरी हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर कोई इन शुरुआती झंडों को नजरअंदाज करता रहे, मतलब पानी ना पिए? हाँ, जैसे सुबह का अलार्म बजने पर उसे स्नूज करके हम दोबारा सो जाते हैं। अगर हम शरीर के साथ भी ऐसा ही करें तो इसके बाद शरीर के अंदरूनी सिस्टम पर, खास तौर पर हमारी ऊर्जा और हमारे दिमाग पर इसका क्या असर होता है? देखिए, जब शुरुआती संकेतों को अनसुना कर दिया जाता है तो समस्या खून के स्तर तक पहुंच जाती है। हमारे खून का लगभग आधा हिस्सा प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा मुख्य रूप से पानी है। जब पानी की लगातार कमी होती है तो खून का कुल आयतन यानी ब्लड वॉल्यूम गिर जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो खून गाढ़ा होने लगता है। खून गाढ़ा होने लगता है? जी। अब एक ऐसे इंजन की कल्पना कीजिए जिससे एक पतले, आसानी से बहने वाले तेल की जगह एक गाढ़े कीचड़ जैसे तरल को पंप करना पड़े। उफ, तो हमारे दिल को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता होगा। बिल्कुल। हमारे हृदय को उस गाढ़े खून को पूरे शरीर में और खास तौर पर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर दिमाग तक धकेलने के लिए बहुत ज्यादा अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। मैं खुद इस बात को लेकर कई बार उलझन में रही हूँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दिन में 10-12 घंटे लगातार लैपटॉप स्क्रीन के सामने काम कर रहा है तो जाहिर है कि उसे शाम तक भयंकर थकान और सिर दर्द होगा। मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये आंखों पर पड़े जोर या स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी का नतीजा है। क्या सच में ये सिर्फ गाढ़े खून और पानी की कमी का परिणाम हो सकता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आंखों का तनाव अपनी जगह है, लेकिन उस सुस्ती और सिर दर्द के पीछे का जो प्रमुख न्यूरोलॉजिकल कारण है वो वही गाढ़ा खून है। मतलब वो कीचड़ जैसा खून जो दिमाग तक पहुंच ही नहीं पा रहा। एकदम सही। जब हृदय को उस गाढ़े रक्त को पंप करने में संघर्ष करना पड़ता है तो ब्लड प्रेशर में मामूली गिरावट आती है और रक्त प्रवाह धीमा पड़ जाता है। अच्छा। इसका सीधा असर ये होता है कि मस्तिष्क के ऊतक तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व उस गति से नहीं पहुंच पाते जिस गति से उनकी खपत हो रही है। और जैसा कि हम जानते हैं, मस्तिष्क शरीर का सबसे ज्यादा ऊर्जा मांगने वाला अंग है। उसे लगातार एनर्जी चाहिए। जी। जब उसे उसकी खुराक नहीं मिलते तो वो अपनी कार्यक्षमता धीमी कर देता है और इसी को हम थकान, सुस्ती या ब्रेन फॉग के रूप में महसूस करते हैं। ओहो, और वो सिर दर्द मतलब जो अक्सर हमें मजबूर कर देता है कि हम अपना काम छोड़कर कोई पेन किलर ढूंढे। अब सिर दर्द की प्रक्रिया तो और भी हैरान करने वाली है। जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में जिक्र किया था, जब शरीर में पानी की कमी गंभीर हो जाती है तो मस्तिष्क के अंदर मौजूद ऊतक सचमुच अपना कुछ पानी खो देते हैं। वेट, सच में? हाँ, और उनका आकार हल्का सा सिकुड़ जाता है। बाप रे, दिमाग सिकुड़ जाता है, ये तो बहुत डरावना है। हालांकि मस्तिष्क के ऊतकों में खुद दर्द महसूस करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन मस्तिष्क को घिरने वाली जो झिल्ली होती है जिसे मेनिंजस कहते हैं, और वहाँ मौजूद रक्त वाहिकाएं वो दर्द के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं। तो जब दिमाग सिकुड़कर उन झिल्लियों पर खिंचाव पैदा करता है तो वो एक तेज दर्द का सिग्नल भेजता है। ओह माय गॉड। तो हम उस दर्द को दबाने के लिए जो भारी भरकम केमिकल या पेन किलर खा रहे हैं वो असल में सिर्फ दर्द के सिग्नल को म्यूट कर रही है। बिल्कुल, वो सिर्फ अलार्म को बंद कर रही है। वो उस सिकुड़े हुए दिमाग को वापस उसका आकार नहीं दे रही। ये तो ऐसा हुआ कि आपके घर का फायर अलार्म जोर जोर से बज रहा हो क्योंकि रसोई में आग लगी है और आप आग बुझाने के बजाय उस अलार्म का तार ही काट दें ताकि शोर बंद हो जाए। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। हम समस्या के मूल कारण को नजरअंदाज करके सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये संकट सिर्फ हृदय या मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं रहता। हमारी त्वचा भी इस जल संकट की पूरी कहानी बयां करती है। त्वचा, स्किन का ड्राई होना। जी, अक्सर लोग जब अपनी त्वचा को रूखा और बेजान देखते हैं
तो उनका पहला कदम किसी महंगे मॉइस्चराइजर या कॉस्मेटिक क्रीम का इस्तेमाल करना होता है। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि ये एक बाहरी समस्या है जिसे बाहर से ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और जब पानी की राशनिंग होती है, जिसकी हमने पहले बात की थी, हाँ, वो प्रशासन वाला उदाहरण, तो त्वचा सबसे पहले बलिदान होने वाले अंगों में से एक है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी गमले में लगे पौधे को कई दिनों तक पानी नहीं मिलता, तो क्या वो पौधा एक साथ पूरा सूखता है? नहीं, पहले उसके पत्ते लटक जाते हैं या किनारे सूखने लगते हैं। बिल्कुल, वो सबसे पहले अपने बाहरी पत्तों के सिरों से पानी खींचना शुरू करता है, ताकि मुख्य तने और जड़ को जिंदा रखा जा सके। अच्छा, तो हमारी त्वचा भी उन बाहरी पत्तों की तरह ही है? एकदम सही। शरीर त्वचा की कोशिकाओं से नमी सोखकर उसे खून और महत्वपूर्ण अंगों की तरफ मोड़ देता है। इसलिए त्वचा का रूखापन कोई कॉस्मेटिक समस्या नहीं है, ये एक आंतरिक सूखे की स्थिति है। वाओ! बाहर से लोशन लगाना सिर्फ एक अस्थायी आवरण है, असली समाधान अंदर से नमी पहुंचाना है। ये पौधे वाला उदाहरण चीजों को बहुत स्पष्ट कर देता है। मतलब ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपने शरीर की बायोलॉजी को कितना कम समझते हैं। जी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अब जब हम इस समस्या की गहराई और इसके पीछे के तंत्र को समझ चुके हैं, तो जाहिर है कि इसके समाधान पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल, समाधान सबसे जरूरी है। दस्तावेजों में ये स्पष्ट किया गया है कि दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि हमें पानी पीना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं और फिर कई घंटों तक कुछ नहीं पीते। और ये एक बहुत बड़ी गलती है। देखिए, पानी पीने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उसकी मात्रा। शरीर एक स्पंज की तरह है। स्पंज? हाँ, अगर आप एक सूखे स्पंज पर अचानक से एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो क्या होगा? ज्यादातर पानी बिना सोखे ही बह जाएगा। वो तुरंत अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। सही कहा। लेकिन अगर आप उसी स्पंज पर धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी डालेंगे तो वो पूरी तरह से नम हो जाएगा। हमारे शरीर की कोशिकाएं भी पानी को इसी तरह धीरे धीरे अवशोषित करती हैं। अच्छा, तो सिप सिप करके पीना चाहिए? जी, नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा पानी पीना एक साथ लीटर भर पानी गटक जाने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। इस संदर्भ में स्रोत में एक बहुत ही रोचक अवधारणा का जिक्र है, जिसे अपना पानी खाना या ईटिंग योर वाटर कहा गया है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसे फल और सब्जियां खाना जिनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे तरबूज, खीरा या संतरा। अब तक हम यही मानते आए हैं कि हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी या लिक्विड पीना है। लेकिन क्या इन फलों से मिलने वाला पानी साधारण पानी से किसी भी तरह बेहतर या अलग होता है? विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ये पानी खाने की अवधारणा बहुत ही प्रभावशाली है। मैं बताता हूँ क्यों। बताइए। जब हम साधारण नल का पानी या बोतलबंद पानी पीते हैं तो वो बहुत तेजी से पाचन तंत्र से गुजरकर किडनी तक पहुंचता है और कई बार तेजी से शरीर से बाहर भी निकल जाता है। हाँ, जैसे वो स्पंज पर बाल्टी भर पानी डाल दिया हो। बिल्कुल। लेकिन जब हम खीरा या तरबूज खाते हैं तो उनके अंदर का पानी पौधे की कोशिकाओं और फाइबर यानी रेशे के ढांचे के भीतर कैद होता है। मतलब वो पानी एक तरह की प्राकृतिक पैकेजिंग में आता है? एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, पैकेजिंग। शरीर को उस फाइबर को पचाने में समय लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि वो पानी हमारे पाचन तंत्र में बहुत धीरे धीरे और लगातार रिलीज होता है। अच्छा, तो वो बूंद बूंद वाले स्पंज की तरह काम करता है। जी, ये एक धीमी गति के हाइड्रेशन ड्रिप की तरह काम करता है, जो लंबे समय तक शरीर में नमी बनाए रखता है। इसके अलावा इन प्राकृतिक फलों और सब्जियों में सिर्फ पानी नहीं होता, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और सबसे महत्वपूर्ण चीज इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। 1 मिनट, यहाँ रुकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसा शब्द है जो हमने विज्ञापनों में बहुत सुना है। हाँ, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के एड्स में तो भरा रहता है। बिल्कुल, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में असल में एक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है और हाइड्रेशन में इसका क्या काम है? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स मूल रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक खनिज होते हैं और इनमें एक प्राकृतिक विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी खून में तो पहुंच जाता है, लेकिन उस पानी को खून से निकालकर कोशिकाओं यानी सेल्स के अंदर खींचने के लिए किसी ताकत की जरूरत होती है। ओके। इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल चुंबक की तरह काम करते हैं। वे अपनी तरफ पानी को खींचकर कोशिकाओं के अंदर ले जाते हैं। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। जी, अगर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है तो आप चाहे जितना भी पानी पी लें,
वो कोशिकाओं के अंदर जाने के बजाय बस शरीर से बाहर निकल जाएगा और आप डिहाइड्रेटेड ही रहेंगे। मतलब सिर्फ पानी उड़ेलना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस पानी को कोशिकाओं तक पहुंचाने वाले वाहक या वो चुंबक भी होने चाहिए। और फल और सब्जियां प्राकृतिक रूप से इन इलेक्ट्रोलाइट्स का बेहतरीन स्रोत हैं। एकदम सही। इसके विपरीत एक और बहुत बड़ी भ्रांति है जिस पर हमारा स्रोत रोशनी डालता है। आधुनिक वर्क कल्चर में लोग दिन भर कॉफी, चाय या एनर्जी ड्रिंक्स पीते रहते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। और वो सोचते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में लिक्विड दे दिया है। ये शायद आज के समय की सबसे बड़ी हाइड्रेशन से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हर तरल पदार्थ हाइड्रेटिंग नहीं होता। अच्छा जी, कैफीन जो चाय और कॉफी में मुख्य रूप से पाया जाता है, उसकी प्रकृति डायूरेटिक होती है, यानी मूत्रवर्धक। इसका मतलब है कि ये किडनी के काम करने के तरीके में कोई दखलंदाजी करता है। बिल्कुल करता है। थोड़ी देर पहले हमने उस ADH हार्मोन की बात की थी। हाँ, जो किडनी को पानी वापस सोखने का निर्देश देता है। जी, कैफीन असल में मस्तिष्क में जाकर उस ADH हार्मोन के स्राव को आंशिक रूप से रोक देता है। ओह। जब किडनी को वो हार्मोन नहीं मिलता तो वो खून से पानी वापस सोखना बंद कर देती है और जरूरत से ज्यादा पानी को यूरिन के रास्ते ब्लैडर में भेज देती है। तो इसका मतलब हम जो 1 कप कॉफी पीते हैं हाइड्रेट होने के लिए, उसके प्रभाव के कारण आपका शरीर अक्सर उससे कहीं ज्यादा पानी बाहर निकाल देता है। आप सोच रहे होते हैं कि आप हाइड्रेट हो रहे हैं, जबकि वास्तव में आप अपने ही शरीर का पानी निचोड़ रहे होते हैं। ये तो सच में चौंकाने वाला है। लोग थकने पर अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए कॉफी पीते हैं, लेकिन वो कॉफी उनके शरीर का पानी निकालकर उनके खून को और गाढ़ा कर देती है, और जिससे अंततः उनकी थकान और बढ़नी ही है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे लोग समझ ही नहीं पाते। और इसी में अगर हम जंक फूड या अत्यधिक नमक वाले स्नैक्स को भी जोड़ दें तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। जी, क्योंकि अत्यधिक नमक या सोडियम का सेवन कोशिकाओं के आसपास के तरल पदार्थ में नमक का घनत्व बढ़ा देता है। तो कोशिकाएं क्या करती हैं फिर? इसे संतुलित करने के लिए कोशिकाएं अपना अंदरूनी पानी बाहर निकाल देती हैं। कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और शरीर अंदरूनी सूखे का शिकार हो जाता है। बाप रे। खासतौर पर गर्मियों के मौसम में, जब शरीर अपना तापमान नियंत्रित करने के लिए पसीने के रूप में पहले ही काफी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स खो रहा होता है, तब ये आदतें बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। बिल्कुल। गर्मियों में हमें न सिर्फ पानी की मात्रा बढ़ानी होती है, बल्कि पसीने में बह गए उन खनिजों की भी भरपाई करनी होती है। इन सभी वैज्ञानिक और जैविक तंत्रों को समझने के बाद स्रोत के अंत में एक बहुत ही व्यवहारिक और चुनौती भरा कदम सुझाया गया है। जी, वो 7 डे चैलेंज। हाँ, 7 दिवसीय चैलेंज। ये कोई बहुत जटिल मेडिकल प्रोग्राम नहीं है, बल्कि सिर्फ 1 हफ्ते तक अपने शरीर को उसकी जरूरत के हिसाब से सही तरीके से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स देने का संकल्प है। देखिए, इस तरह के 7 दिवसीय चैलेंज का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये मापना नहीं है कि आप कितने लीटर पानी पी रहे हैं, बल्कि ये आपके शरीर के नॉर्मल स्तर को रीसेट करने के बारे में। रीसेट करने से आपका क्या मतलब है? मतलब हम अक्सर थकान, हल्के सिर दर्द और सुस्ती के इतने आदी हो जाते हैं कि हम उसी को अपना नॉर्मल मान लेते हैं। हमें लगता है कि लाइफ ऐसी ही होती है। हाँ, कि उम्र बढ़ रही है या काम का स्ट्रेस है। सही कहा। लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार 7 दिनों तक अपने खून के आयतन को बनाए रखता है, अपने मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन देता है और अपनी कोशिकाओं को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखता है, तो क्या होता है? तो वो एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव करता है जो उसने शायद सालों से महसूस नहीं की होगी। ये चैलेंज लोगों को दिखाता है कि उनका शरीर असल में कितना ऊर्जावान और स्पष्ट हो सकता है। वाओ, छोटी छोटी आदतें किस तरह से हमारे पूरे जीव विज्ञान को बदल सकती हैं, ये उसका एक जीता जागता प्रमाण है। बिल्कुल। अंत में अगर हम इस पूरी चर्चा के सार को देखें तो एक विचार बहुत मजबूती से उभर कर आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या? मतलब लाखों सालों के विकास क्रम के दौरान मानव शरीर ने पानी की कमी को भांपने के लिए एक बेहद परिष्कृत, शानदार और अचूक अलार्म सिस्टम विकसित किया। जैसे मुंह का सूखना, किडनी द्वारा पानी बचाना। हाँ, और खून का गाढ़ा होना। ये एक ऐसा सर्वाइवल मैकेनिज्म है जिसने हमारी प्रजाति को इतने सालों तक जिंदा रखा। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में ये कितनी अजीब विडंबना है। कैसी विडंबना? कि हम अपने शरीर के भीतर मौजूद इस लाखों साल पुराने और सटीक अलार्म को तो समझ नहीं पाते, लेकिन पानी पीने जैसी सबसे बुनियादी और प्राकृतिक जरूरत को याद रखने के लिए
हमें मतलब स्मार्ट वॉच के नोटिफिकेशंस, रिमाइंडर एप्स या आज के इस तरह के PDF दस्तावेजों की जरूरत पड़ने लगी है। ये तो आपने बिल्कुल सच बात कह दी। हमने अपनी ही जैविक भाषा, अपनी ही प्यास की पुकार से खुद को इतना दूर कर लिया है कि हमें एक मशीन की जरूरत पड़ती है जो हमें बताए कि हमारे शरीर को क्या चाहिए। बहुत ही गहरी बात है। इस गहरी चर्चा को हम इसी विचार के साथ यहीं छोड़ते हैं। शायद अब समय आ गया है कि हम स्क्रीन पर बजने वाले अलार्म से ज्यादा अपने शरीर के भीतर बज रहे अलार्म को सुनना शुरू करें। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।